आगे बढ़ते हैं हम। आज इस चैप्टर को ओवर करना है तो थोड़ा पेशेंसफुली बैठना, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रांसलेशन में कहाँ तक बता रखा हुआ है? ट्रांसलेशन यूनिट के बारे में बताया है ना मैंने? यस सर। ओके। और तो कुछ कुछ चीजें मैंने ट्रांसलेशन के बारे में बताई हैं। अब बाकी चीजें ट्रांसलेशन के बारे में, डिफिनीशन मैंने ट्रांसलेशन के लिए लिखा दी है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है या पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस है by using genetic information stored in the DNA, ठीक है, with the representative RNA information, ठीक है, तो वो बेसिकली ट्रांसलेशन है। और ट्रांसलेशन है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसलेशन है अप्रोक्सीमेटली बेसिक स्टेप सेम है, ठीक है, बेसिक स्टेप सेम मिलेंगे। हाँ, जो फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, या ये बोल लो कि उनके नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, स्ट्रक्चर तो जो डिफरेंट है ही, ठीक है। तो मुझे बताओ कि जरा सा मैंने कौन कौन से पॉइंट वहां पे लिखा दिए थे, जरा जस्ट मुझे डिक्टेट कर दो। सर वो आपने एक डायग्राम लिखा कराया था उसमें ही थे। मैंने आपको इस तरह से बताया होगा कि ये एमआरएनए है, अगर ये एमआरएनए है तो एमआरएनए में आपको एक इनिशिएशन कोडॉन मिलेगा, आपको एक जो है स्टॉप कोडॉन मिलेगा। ये जो फ्लैंक डिस्टेंस है इसको मैंने ट्रांसलेशन यूनिट बोला होगा, ट्रांसलेशन यूनिट, ठीक है। तो ट्रांसलेशन यूनिट को मैंने बोला कि वो मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस है, ध्यान में रखना। फिर मैंने आपको बोला कि ये एंड चूंकि 5 प्राइम एंड है, और याद रखना है मैसेंजर आरएनए में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है जिसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, ठीक है। तो ये जो 5 प्राइम वाला एंड है यहाँ पे जो 5 प्राइम वाला एंड है, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस रिप्रेजेंट होते हैं। क्योंकि इसका ट्रांसलेशन नहीं होता बट इसका रोल बहुत ज्यादा है ट्रांसलेशन में। ये जो सीक्वेंस है ये वाले, और इधर भी, इधर भी, ये इनका ये ट्रांसलेट नहीं होते हैं, ये दोनों के दोनों ट्रांसलेट नहीं होते हैं, पर इनका ट्रांसलेशन में रोल बड़ा है। इनको बोलते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर। अब अगर ये 5 प्राइम की तरफ है तो उसको आप 5 प्राइम यूटीआर बोल दोगे, 5 प्राइम यूटीआर बोल दोगे, और इधर की तरफ है 3 प्राइम की तरफ तो उसको 3 प्राइम यूटीआर बोल, अनट्रांसलेटेड रीजन। नाम से ही पता चल रहा है कि इस आरएनए का क्या नहीं हुआ है, ट्रांसलेशन नहीं हुआ है इस पार्ट वाले, ठीक है। ट्रांसलेशन सिर्फ इतना ही होता है, ट्रांसलेशन यूनिट, ट्रांसलेशन यूनिट का ही क्या होता है, ट्रांसलेशन। और ये मैंने बताया था कि यूटीआर में एक रीजन प्रेजेंट है, यूटीआर में एक रीजन प्रेजेंट है एमआरएनए सीक्वेंस में, जिसको बोलते हैं साइन डालगेंडो सीक्वेंस या शार्ट में एसजी सीक्वेंस, एसजी सीक्वेंस। यहाँ ये क्या है, ये है बाइंडिंग साइट फॉर राइबोसोम, बाइंडिंग साइट फॉर राइबोसोम, राइबोसोम की ये बाइंडिंग साइट है, राइबोसोम की बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे आके राइबोसोम बाइंड करेगा, ठीक है। जिसके बाद राइबोसोम जब बाइंड करेगा तो ये एयूजी कोडॉन उसी के अंदर आ जाए। अभी मैं नेक्स्ट एक आपको दिखाऊंगा यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आए। चीजें हैं जो आपको हर हाल पे पता होनी चाहिए, नहीं पता होगी तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं समझ में आएगी। है बहुत सिंपल सी चीज, बहुत सिंपल सी चीज। चलो, या एक काम करते हैं कि हम पहले स्टेप्स देखते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में जो स्टेप इन्वॉल्व है उनकी बात करें, ठीक है। 3 ही स्टेप है यहाँ पे भी आपको 3 स्टेप देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन,
दूसरा स्टेप है एलोंगेशन और तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन। सेकंड ये थर्ड, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब इसमें से पहला स्टेप अगर हम उठा लें, इनिशिएशन, इनिशिएशन के दौरान क्या होगा ये देखो आप। इनिशिएशन के दौरान क्या होगा, सबसे पहले जो एमाइनो एसिड का पॉलीमर है, भाई पॉलीमराइजेशन किसका हो रहा है, ट्रांसलेशन एमाइनो एसिड का। इंफॉर्मेशन किसकी यूज हो रही है, डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन यूज हो रही है। और उसको किस फॉर्म में, कौन बीच का इंटरमीडिएट है, मैसेंजर आरएनए। मतलब डीएनए अपनी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में डिक्टेट करता है, मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में डिक्टेट करता है। मैसेंजर आरएनए इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, वो बेसिकली ट्रांसलेशन प्रोसेस का रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि दिस इज जो है, ये आपका जो है क्या कहते हैं, क्या है, सपोज कर लेते हैं कि ये मैसेंजर आ रहा है, मैसेंजर आ रहा है। ठीक है, ये ट्रांसलेशन यूनिट है जो दिखाया मैंने, ये आपका ट्रांसलेशन यूनिट है बीच। ठीक है, और ट्रांसलेशन यूनिट में आपको यहाँ पे आपको डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स आके बाइंड करेगा इस साइट पे, जिसमें पहला आपको इनिशिएशन कोडॉन मिलेगा। इनिशिएशन कोडॉन क्या है, AUG। ठीक है, अब ये इनिशिएशन कोडॉन आपका प्रेजेंट है मैसेंजर आरएनए। इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, इसको तो कोई जिसका ऐसा ही मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज कर सकता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो। तो इन जो है मैसेंजर आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए कहां से आ गया, तो ट्रांसफर आरएनए पहले अटैचमेंट करेगा किसके साथ में, एमाइनो एसिड के। क्योंकि जब वो ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे साइट पे आएगा तो वो उसके साथ एक अमाइनो एसिड अटैच्ड होगा, एक अमाइनो एसिड अटैच्ड होगा। ठीक है, वही बेसिकली कनेक्ट करेगा। तो अभी आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखने की कोशिश करो कि हम पहला स्टेप लेते हैं इनिशिएशन में, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, मैं जरा सा इरेज करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप है इसका चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए को आप चार्ज करो। ठीक है, या आप इसको ये भी बोल सकते हो, इससे पहले एक स्टेप आप लिख दो, एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। तो पहले एक स्टेप लिख दो, एक्टिवेशन ऑफ। इसको लिखना जरूरी है, नहीं तो छूट जाएगा, तो हो सकता है कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम करे। तो ये पहला स्टेप है और ये दूसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक्टिवेशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक्टिवेशन करने जा रहा हूँ। तो एक्टिवेशन में क्या है, कोई भी एक एमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड को आपको एक्टिवेट करना। जैसे आपने जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी थी तो ग्लूकोज को एक्टिवेट किया था, किससे एक्टिवेट किया था ग्लूकोज को, एक एनर्जी मॉलिक्यूल से। और वो एनर्जी मॉलिक्यूल क्या होगा, एटीपी। तो अमाइनो एसिड को एटीपी जो है एक्टिवेट कर देगा और बनेगा अमाइनो एसिड एटीपी कॉम्प्लेक्स, एटीपी सॉरी अमाइनो एसाइल, अमाइनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स, एएमपी कॉम्प्लेक्स, ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन करवाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं एमाइनो एसाइल सिंथेज। सिंथेटेज, ठीक है।
ये एमाइनो एसाइल एम्प्टी कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये जो एमाइनो एसाइल एम्प्टी कॉम्प्लेक्स है, ये जो है ना, इसको चार्ज किया जाएगा, इसको यूज किया जाएगा ट्रांसफर आरएनए को चार्ज करने। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए के साथ आपको इसको कनेक्ट करना है, इसको आप कनेक्ट करना। एक और चीज ध्यान में रखना कि अगर मैं सपोज कर दूं कि ये अमाइनो एसिड आपकी लाइसिन है, ये अमाइनो एसिड जिसको हम यहाँ पे लिए हैं, जस्ट नाम लिखा है, मैं बोल दूं कि लाइसिन है, तो ये हो जाएगा आपका लाइसिन एसाइल एमाइनो एसिड। ठीक है, हालांकि इतना डीप में नहीं पूछेगा, जितना लिखा है उतना बहुत है। ठीक है, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए में क्या होगा कि आपका एमाइनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये यहाँ वाला, ठीक है, इसके साथ आप ट्रांसफर आरएनए, इसके लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, एंजाइम की, इसके लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी एंजाइम की। तो एक्चुअली ये एंजाइम ऊपर वाला ही है, बस इसका थोड़ा नाम चेंज हो जाएगा। ये एंजाइम ऊपर वाला यही, इसको बोलेंगे इस समय एमाइनो, इसमें ये दोनों स्टेप करवाने की कैपेबिलिटी हो, अमाइनो एसाइल। इस समय इसको बोलने लगेंगे ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। ये आपकी एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया है, पर आपको थोड़ा सा अगर इमेजिनेशन क्रिएट करनी है तो बच्चे कुछ स्टेप आपको देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। अब आपको अगर याद होगा तो मैंने ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर बताया था। अगर अब जो बच्चे वो होंगे जाके पलट के बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, जिनको सीखने में इंटरेस्ट है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि जाके ट्रांसफर आरएनए वहां से पढ़ लेना, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज को नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो अब आप देखो कि जो दो टाइप के स्ट्रक्चर ट्रांसफर आरएनए में मैंने पढ़ाए थे, एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और तीसरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो मुझे बताओगे उसमें से कौन सा स्ट्रक्चर एल शेप था, इन्वर्टेड एल शेप? 3D। 3D, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, मैं आपको ये जो अमाइन एसाइल ये वाला है, इसको मैं उस स्ट्रक्चर पे लिख के बताता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे हम दिखाएंगे, कैसे हम दिखाएंगे। तो आप ये देखो, ये इन्वर्टेड मैंने एल शेप बनाया, इन्वर्टेड एल बनाया, ठीक है, इन्वर्टेड एल बनाया। यहाँ पे हमने अपना अमाइनो एसिड, ठीक है, सपोज कर लो हम इसको अमाइनो एसिड 1 नाम दे देते हैं, आप कोई भी अमाइनो एसिड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक एंड पे ये जो है, एक एंड पे अमाइनो एसिड अटैच्ड है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे उसका क्या प्रेजेंट होता है, एंटीकोडॉन। जो ट्रांसफर आरएनए है, यहाँ पे उसका एंटीकोडॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एंटीकोडॉन, सपोज करो मैं लिख देता हूँ इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स के लिए, जो इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए है, तो बताओ क्या लिखूंगा इसका, अच्छा डायरेक्शन बताओ किधर से किधर जाए, इधर 5 प्राइम होगा या इधर 5 प्राइम? ठीक है, उल्टा है सही है, बताओ मुझे। अरे पलट के देख लो, तुम्हारे पास नोट्स है, इतना तो कम से कम देखना बनता है। या भूल गए हो कि कौन सी कॉपी पे लिखा था, ये भी भूल गए क्या? हो कितने लोग ये चेक कर लो जरा से। अच्छा, हो ही टोटल 3-4 लोग। नहीं पता,
क्या बाकी लोगों को इंटरेस्ट नहीं बचा पढ़ने में? सर सही है। सही है। अच्छा चलो, तो चलो मैं यहाँ पे क्या ले लूँ ये बताओ। कोई भी ले लो आप, यूसीए ले लिया है मैंने, ठीक है, आप कोई भी ले लो। ये बेसिकली आपका इस तरह से ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर दिखेगा। कौन सा ट्रांसफर आरएनए है? चार्ज ट्रांसफर। ये चार्ज ट्रांसफर आरएनए, इसके साथ एमाइनो एसिड अटैच है, इसके साथ में अपना ये एंटीकोडॉन सीक्वेंस, एंटीकोडॉन सीक्वेंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब ये इनिशिएशन वाला जो स्टेप है बच्चे वो मैंने कर दिया। इनिशिएशन में 2 स्टेप है आपके पास में, कौन से? एक है आपका चार्जिंग, ओ सॉरी, एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। जब एमाइनो एसिड एक्टिवेट हो जाएंगे तो उसको चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए करवा दिया जाए, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए के ऊपर उसको चार्ज करवा दिया जाएगा। इसी वजह से देखो इसके पास में मैसेंजर आरएनए को रीड करने के लिए इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए को रीड करने के लिए इंफॉर्मेशन है, और इसने एमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म से पिक कर रखा हुआ। साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन का लोकेशन कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से ये चीज पिक हो गई है, अमीनो एसिड को पिक करके कॉम्प्लेक्स बना लिया है, यूसीए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अब जो ये ट्रांसफर आरएनए है, एक चीज और देखना कि मैंने आपको बोला था कि मोर देन वन कोडॉन कैन कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड। ये चीज मैंने जेनेटिक कोड जब पढ़ाई तो बताया कि एक से अधिक कोडॉन एक जो है कोड को, एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, ठीक है, कोड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, तो 2 चीजें देखना कि ये जो ट्रांसफर आरएनए है, नंबर ऑफ ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, ये बेसिकली कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप ये बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली आपके कितने टाइप के हो जाएंगे? 64 टाइप्स के, क्योंकि ये तो कोडॉन है ना, ठीक है, ये मान सकते हैं। जिसमें से 3 ट्रांसफर आरएनए किसके हो जाएंगे? फॉर स्टॉप कोडॉन। और जो स्टॉप कोडॉन होगा उसके अंदर ये इस तरह से चार्जिंग नहीं होगी, वहां पे लगा होगा H2O, वहां पे H2O लगा हो। इतना डीप में जाने की बच्चे जरूरत नहीं है, बट मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं ताकि आपकी इमेजिनेशन क्लियर है, ठीक है। बाकी जो 61 होंगे वो फोल्ड कर रहे हैं, मतलब वो किसी न किसी जो है क्या कहते हैं एमाइनो एसिड के साथ में अटैच होंगे। 61 ट्रांसफर आरएनए। एक और चीज, जो एंजाइम यूज किया चाहे वो एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज हो, आप एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज को याद रखना, वो बच्चे सिर्फ 20 टाइप के हों, ठीक है। आप देख लो, मैंने यहाँ पे लिख दिया एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ये सिर्फ 20 टाइप्स के होंगे। क्यों? क्योंकि एमाइनो एसिड ही 20, ये सिर्फ 20 टाइप्स के होंगे। ओके, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? नो सर। चलो आगे बढ़ते, अब चलते हैं इलॉन्गेशन स्टेप पर। इलॉन्गेशन से पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स जानना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, वो भी किस दौरान? प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। बाकी तो आपने राइबोसोम का स्ट्रक्चर देख रखा है, ठीक है। ये मैंने बना दिया कि ये 5' आपका क्या है? mRNA, ये mRNA,
ये मैंने यहां से बना दिया कि इनिशिएशन कोडॉन है, यहां से मैंने बना दिया कि ये स्टॉप कोडॉन। यहाँ पे आके आपका, यहाँ पे आके इस तरह से राइबोसोम्स बाइंड कर जाता है। अगर आपको याद होगा जब मैं राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, क्या बताया था, कि जो राइबोसोम्स की दोनों यूनिट है वो सेपरेट होती है, अलग अलग होती है। ये कंबाइन कब होती है? जब इनको प्रोटीन सिंथेसिस करना हो। ठीक है, इनको जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है तभी ये कंबाइन होती है। अब यहाँ पे जो राइबोसोम्स की ये जो बड़ी वाली यूनिट है, ये लार्जर यूनिट है। और अगर हम प्रोकैरियोट्स का केस ले रहे हैं तो लार्जर यूनिट कितनी होगी? तो 50s 50s 50s। स्मॉलर यूनिट है ये स्मॉलर यूनिट है, ये होगी 30s। यहाँ पे आपके दो साइड दिखेंगे। ठीक है, दो साइड, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे दो साइड ही बना रहा हूँ। हालांकि मैं 3 साइड बनाता हूँ, एक और साइड बनाता हूँ इस साइड। चलो मैं तुम्हारे लिए ये भी बनाता हूँ, पर एनसीईआरटी में याद रखना, एनसीईआरटी में सिर्फ 2 साइड बनती है, एनसीईआरटी में 2 साइड। और ये जो मैं इनिशिएशन कोडॉन बता रहा था वो यहाँ पे कुछ, ठीक है, वो यहाँ पे कुछ, ए यू सॉरी ए यू जी। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा AUG ठीक से, पर वो पिक्चर छोटा है इसलिए मुझे उतना ही करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता इस पिक्चर को। ये जो साइट है, ये साइट है, इसको बोलते हैं एमाइनो एसाइल साइट। इसको क्या बोलते हैं? एमाइनो एसाइल साइट। और शार्ट में बोलते हैं इसको एमाइनो एसाइल साइट। इसको शार्ट में बोलते हैं ए साइट। शार्ट में इसको ए साइट। ये जो दूसरा है ये है पेप्टाइडल साइट। इसको शार्ट में बोलते हैं टी साइट। और ये तीसरा जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है उसको बोलते हैं एग्जिट साइट या ई साइट। शार्ट ई साइट ध्यान में रखना बच्चे, मैं ऐसे नहीं बार बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी में नहीं। माइट भी चांसेस कभी एग्जामिनर पूछ ले कि जो आपका लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम्स की, उसमें कितनी साइट्स अवेलेबल हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस या पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो अगर एनसीईआरटी आपके नीट में क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ इन्हीं को कंसीडर करो। तो हालांकि ये क्वेश्चन बहुत लीस्ट पॉसिबल वाला क्वेश्चन, रेयर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पूछता क्या है वो बताता हूँ। ये साइट है 1 एमाइनो एसिड साइट, दूसरी पेप्टाइड। तो जो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए, जो सबसे पहला ट्रांसफर आरएनए आता है वो इस साइट पे आता है। इसके बाद जितने आएंगे वो सब इस पे, ए साइट पहला फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए है इसी में आता है फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए। 4 ट्रांसफर आरएनए लिखना चाहिए मुझे, फर्स्ट 4 ट्रांसफर RNA come at this site, come at this site। इसके बाद जितने भी आएंगे लेटर या अदर, all other transfer RNA complexes come at इस साइड पे आएंगे, बाकी सब इस पे आएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए आता है वो किस पे आता है? पेप्टाइड साइट। ठीक है, अब देखो अगर ये प्रोकैरियोट्स का केस है तो 30s की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो होती है 16s। और ये है क्या? ये राइबोसोम्स क्या है इसमें? ये राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए का सीक्वेंस यहाँ पे जो साइन डालगर्नो सीक्वेंस है इसको रिकॉग्नाइज कर देता है। तो आप ये लिख सकते हो रिकॉग्नाइज, किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है? एसटी सीक्वेंस।
ठीक है, एचडी सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, या आप इसको लिख दो राइबोसोम बाइंडिंग साइट ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए में जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द 16s राइबोसोमल आरएनए ऑफ 30th सबयूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, तो ये स्टोरी है, ये स्टोरी है। अब एक और चीज जो बतानी है वो देखो आप, ये 50s यूनिट है, ये 50s यूनिट, 50s यूनिट में यहाँ पे आपको मिलेगा एक 23s राइबोसोमल आरएनए मिलेगा, और दिस राइबोसोमल आरएनए इज अ राइबोजाइम। ये क्या है, एक राइबोजाइम। बच्चे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं कहीं के स्पेस को इरेज करूंगा, ये वाला स्पेस में इरेज करूंगा। आपके पास नीचे स्पेस होगा तो आप, तो ये जो 23s राइबोसोमल आरएनए है, ये है क्या, राइबोजाइम। इसका नाम है यहाँ पे पेप्टाइड ट्रांसफरेज, पेप्टाइड ट्रांसफरेज। और ये क्या करता है, एंजाइम है ना ये, ठीक है, ये कैटलाइज करता है, कैटलाइज, क्या कैटलाइज करेगा बताओ, पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड या सिंथेसिस, कैटलाइज सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, वो भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये 23s राइबोसोमल आरएनए है जो ये काम। तो यहां से मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स का डिटेल बता दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हायर लेवल पे जाओगे तब भी इतना ही, इतना ही। ठीक है, इसको अगर आपने कॉपी कर लिया है तो मैं अब इसमें आगे बढ़ूंगा इलॉन्गेशन स्टेप पे। ये सर हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन में बच्चे देखो, यहाँ पे जैसे इनिशिएशन है बच्चे, इनिशिएशन में कई सारे फैक्टर हैं जो आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं लिखा नहीं रहा हूँ, बता देता हूँ। IF1 IF2 IF3 जो है 3 फैक्टर होते हैं। इसी तरह यूकैरियोट्स में बोलोगे तो उसमें EIF1 EIF2 EIF3 3 फैक्टर होते हैं। बट चूंकि एनसीईआरटी में है नहीं है, पूछा जाना ही नहीं है, तो पढ़ के क्या करोगे। ठीक है, इसी तरह से जो इलॉन्गेशन फैक्टर हैं ये भी 3 टाइप के हैं, EFTU EFTS EFG। ठीक है, EFG, बट है नहीं है, उससे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बस आप ये जानो कि होगा क्या, ये है आपका मैसेंजर आरएनए, ये है आपका मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। ये आपका राइबोसोम से यहाँ पे एसोसिएट, ये राइबोसोम्स मैंने एसोसिएट करवा। ठीक है, मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे 3 साइट आपको बनानी, यहाँ पे आपको साइट के नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये है, ठीक है। अब जो चार्ज ट्रांसफर, ये सारा कहाँ पे प्रेजेंट, ये सब चीजें कहाँ पे प्रेजेंट, ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, अगर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो ये सारी चीजें आपके साइटोप्लाज्म पे प्रेजेंट, ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म पे प्रेजेंट है। ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स है। आपको पता है कि राइबोसोम इज द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी। 25 बार ये चीज बता चुकी गई है, दिखाने की वैसे जरूरत तो नहीं है। अब क्या है कि जो चार्ज ट्रांसफर आरएनए है, अच्छा मैंने थोड़ा सा क्या मैंने पहली पिक्चर में भी ऐसे ही किया हुआ है। Yes.
ना 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 ना, इसको चेंज करो आप। ये AUG बच्चे बीच वाले में होगा, AUG बीच वाले में होगा, इसको चेंज करो आप। दिस इज पेप्टाइडल साइट, ये पेप्टाइडल साइट है, ये A साइट है और ये E साइट, ठीक है, ये E साइट। तो फिलहाल के लिए तो मैं नीचे वाले बिगाड़ रहा हूँ, ये चेंज करना। पेप्टाइडल साइट पे वो प्रेजेंट है क्या, इनिशिएशन कोडन। अब यहां से जो है क्या कहते हैं, जो ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स आएगा, इस तरह से ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स आएगा, और जो ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स है उसमें भी क्या होंगे, एंटी कोडॉन होंगे। अब जो वहां पे मैंने एंटी कोडॉन लिखाया है वो कौन सा है, UAC, ठीक है। तो एडेनिन के अपोजिट में यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए में क्या होगा, U आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, A आएगा, यहाँ पे C। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो UAC, वैसे मैंने पहले बना दिया था। ये आपका एमाइनो एसिड, ये क्या है, एमाइनो एसिड है। तो जो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए चार्ज ट्रांसफर आरएनए आया है वो किस पे आया, T साइड पे आया, फर्स्ट चार्ज ट्रांसफर आरएनए। तो पहला आके अटैच हुआ, अब दूसरा भी आके अटैच हो जाएगा। यहाँ पे इनिशियल ट्रांसफर आरएनए के बाद वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा भी आके अटैच हो जाएगा। अब अगर कुछ बच्चों ने मेरे से पहले, मेरे इसको पढ़ाने से पहले एनसीईआरटी पढ़ रखी है, इसको मेरे पढ़ाने से पहले किस जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ रखी है उनको पता हो कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा। एनसीईआरटी ने लिखा है कि अगर दो चार्ज ट्रांसफर आए
यस सर। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि एलोंगेशन है, एलोंगेशन में ये आपका पूरा सिस्टम है। ठीक है, इतना बता दिया था मैंने, बोला कि एलोंगेशन के दौरान क्या है कि वन कोडॉन, ठीक है, राइबोसोम स्लाइड करना स्टार्ट करेगा अलोंग मैसेंजर आरएनए। ठीक है, एट ए टाइम वन कोडॉन स्लाइड करेगा, एक टाइम पे एक कोडॉन आगे जाएगा। कौन? राइबोसोम्स, ये पूरा जो, ठीक है, जो पूरा राइबोसोम्स है, एक कोडॉन आगे जाएगा एक बार में। बात समझ में आ रही है कुछ? यस सर। अब देखो, ये अगर आगे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कोडॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो ए साइट है, ये ए साइट कहाँ पे पहुंच जाएगी? यहाँ पे पहुंच जाएगी। टी साइट यहाँ पे आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। ओके, तो इस वाले साइड पे भी जो है क्या कहते हैं, जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, आप देखो पहले एक चीज देखो कि जब ये जो है क्या कहते हैं स्लाइड करने वाला होगा, स्लाइड करने से पहले इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये इसको मान लो कि ये एमाइनो एसिड 1 है और ये एमाइनो एसिड 2 है। ठीक है, तो इनके बीच में ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बेसिकली ये आरएनए इससे कट ऑफ हो जाएगा, जो एमाइनो एसिड है वो उससे कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड। ठीक है, तो चूंकि दोनों बहुत क्लोज आ चुके हैं, तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में ये बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन सी एंजाइम हेल्प कर रही है? कौन सी एंजाइम हेल्प कर रही है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। हाँ, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज बेसिकली कैटलाइज, यहाँ पे लिख सकते हो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज कैटलाइज द सिस्टम, ट्रांसफरेज कैटलाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट वाला स्टेप इसको मैं इरेज करूंगा, ठीक है, उसके आगे मैं बताऊंगा, तो ये आप लिख लो, कॉपी कर लो, ताकि मैं इसको इरेज करके एक नया पिक्चर बताऊं जहां पे ये बेसिकली स्लाइड कर चुका होगा। सर वो लास्ट लाइन फिर से बोलिए। लिखा है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज कैटलाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अब जो है क्या होगा कि इधर से बेसिकली एक निकल जाएगा, नया साइड पे जो है, नया ए साइड पे एक नया आएगा। तब तक जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे पेप्टाइडल साइड की क्या पोजीशन होगी आप देखो, जब वो एक जगह स्लाइड कर रहा है, यहाँ पे इस तरह से होगा, यहाँ पे इस तरह से ये A1 होगा, एमाइनो एसिड 1, ये एमाइनो एसिड 2 होगा। ठीक है, नया वाला जो चार्ज ट्रांसफर आरएनए आया है वो ए साइड पे आएगा और उसमें भी इस तरह से एक एमाइनो एसिड लगा होगा जिसको आप थी नाम दे सकते हैं, एमाइनो एसिड। ये फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा, ये फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा और बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड फिर से। ठीक है, अच्छा, जो बेसिकली खाली जो है क्या कहते हैं इम्पटी जो ट्रांसफर आरएनए है वो तब तक ये ई साइड पे आ चुका होगा। इम्पटी ट्रांसफर आरएनए कहां पे आ चुका होगा? ई साइड पे। इसके पास में कोई अमाइनो एसिड नहीं, ये बेसिकली खाली है, ये इम्पटी ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, इम्पटी ट्रांसफर आरएनए, या आप इम्पटी मत लिखो, इसको देखो अनचार्ज, अनचार्ज, अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, और अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए एग्जिट साइड से ई साइड से बाहर चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट फिर से ऐसा ही होगा। अगर मैं एक और पिक्चर बनाऊं, एक और मैं पिक्चर बना दूं, तो मैं तो बनाने से रहा, तुम लोग बनाओगे ये, और इसको और एक स्लाइड करवाओ, इसको और स्लाइड कर, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक और
बॉन्ड बनेगा, एक और बॉन्ड बनेगा। तो चलो आप ना इस तरह से बना दो, मैं यहाँ बना देता हूँ फटाफट। ये एग्जिट साइड है ये, ठीक है। तो नया वाला ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये जो है यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब ये जो है क्या कहते हैं, ये एमाइनो एसिड 1 है, ये एमाइनो एसिड 2 है, ये एमाइनो एसिड 3 है, और ये वाला एमाइनो एसिड 4 है। तो इस तरह से बेसिकली जो है अमाइनो एसिड ऐड होते चले जाएंगे, और जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो इलोंगेट होती चली जाएगी। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या होती चली जाएगी, इलोंगेट होती चली जाएगी। ठीक है, तो इलोंगेशन स्टेप आपको समझ में आ गया यस सर। कि मैसेंजर आरएनए पर राइबोसोम्स क्या करेगा, स्लाइड करेगा। ये मत लिख देना कि जो है मैसेंजर आरएनए मूव कर रहा हूं, मैसेंजर आरएनए मूव नहीं कर रहा। कौन मूव कर रहा है, राइबोसोम मशीनरी। ठीक है, चलो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब नेक्स्ट स्टेप देखो। जो लास्ट स्टेप है कौन सा, टर्मिनेशन, ट्रांसलेशन टर्मिनेशन या टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के दौरान क्या होगा, ये ऐसे ही मैसेंजर आरएनए है, ये आपका 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। ठीक है, सपोज कर लो आपका यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है, ये क्या नाम होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ UGA, ये सपोज कर लो स्टॉप कोडॉन। ठीक है, ये आपकी राइबोसोम मशीनरी यहाँ पे इलोंगेट करते करते पहुंच गई, इलोंगेट करते करते पहुंच गई। तो देखो एक साइड ये हो गया, ये एग्जिट साइट है, ये आपकी कौन सी साइट है, ये आपकी P साइट है, और ये आपकी कौन सी साइट है, ये साइट है। P साइट में आप यहाँ से इस तरह से बना दो कि यहाँ पे ढेर सारा इस तरह से पॉलीपेप्टाइड, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, बड़ी लंबी सी पॉलीपेप्टाइड है, इसको A1 मान लो और इसको AN लिख दो, क्योंकि हमको नाम नहीं पता। एक लंबी सी चेन है, ठीक है, एक लंबी सी चेन है आपके पास। यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए इस बार आएगा, यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए आएगा वहां पे क्या प्रेजेंट हो, H2O प्रेजेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली H2O जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये टर्मिनेट कर देगा, ये चेन को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो टर्मिनेशन पे ये जो आया है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, ये ट्रांसफर आरएनए क्या था इसमें, ये बेसिकली स्टॉप कोडॉन था। स्टॉप कोडॉन के लिए जो है था, इसमें कोई एमाइनो एसिड लिंक नहीं था, इसमें कोई एमाइनो एसिड लिंक नहीं था। ये जो एंटी कोडॉन था इसमें चार्ज या ट्रांसफर आरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, स्टॉप टर्मिनेट द चेन, टर्मिनेट द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। ग्रोइंग, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड, 60 में लिखा है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। तो बात समझ में आई कि जो लास्ट वाला ट्रांसफर आरएनए है उसमें कोई अमाइनो एसिड नहीं होगा, उसकी जगह पे क्या होगा, H2O होगा। तो जैसे ही अटैक करेगा इसको टर्मिनेट कर देगा, और आपको एक नीचे इस तरह से एरो देना, आपको इस तरह से आपको क्या मिल जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाएगी, जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा उसका। इधर की तरफ एमाइनो ग्रुप होगा, इधर की तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब इसकी फोल्डिंग वाली प्रोसेस स्टार्ट हो, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन, वो सेपरेट पार्ट है उसका। ठीक है, सेपरेट पार्ट है, पोस्ट ट्रांसलेशन के बाद होता है, मतलब ट्रांसलेशन के बाद वाला प्रोसेस है। तो ये है आपका ट्रांसलेशन, ये जितना मैंने आपको बताया क्या है, ये ट्रांसलेशन। ओके,
अच्छा, इसको कई बार बोलते हैं जो H2O है, इसको आपकी एनसीईआरटी लिख रही है रिलीज फैक्टर। एक्चुअली H2O तो यहाँ पे बाइंड होता ही होता है। यहाँ पे इस काम को करने के लिए एक जो फैक्टर होता है उसको बोलते हैं रिलीज फैक्टर। क्या बोलते हैं? रिलीज फैक्टर। तो बोलता है कि रिलीज फैक्टर बेसिकली टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, रिलीज फैक्टर वो बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए के साथ ही एसोसिएटेड होता है। तो एनसीईआरटी जो लिख रहा है वो ये लिख रहा है, ठीक है, कि रिलीज फैक्टर टर्मिनेट्स द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, इसके साथ में ड्यूरिंग टर्मिनेशन कौन सा फैक्टर आता है? रिलीज फैक्टर, जो किसको रिलीज कर दे रहा है? पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर दे रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर दे रहा है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक और चीज लिखी है जो मैंने लिखाए थे कि जो यूटीआर मैंने लिखाया था कि ये रेगुलेट करते हैं प्रोसेस। यहाँ पे एनसीईआरटी में एक और चीज लिखा हुआ है कि दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन, एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर्ड यूटीआर। तो मेरी तरफ से ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट है। अब मैं आगे चलूंगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। चलें आगे? यस सर। यस सर। आज अगर ये जेनेटिक्स खत्म हो जाता है तो ये आपका, और एक लेक्चर में आपका रिप्रोडक्शन वाला, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है, एक या दो लेक्चर लगेंगे क्योंकि उसके आगे एक और चैप्टर है छोटा सा। तो आपके जितने भी बड़े बड़े यूनिट है वो मैंने सारे फिनिश कर दिए। जितने भी बड़े यूनिट थे वो मैंने सारे फिनिश कर दिए। अब एक बायोटेक्नोलॉजी बचेगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बचेगा, जिनको मैं खत्म करूंगा। और उस दौरान भी एनसीईआरटी अब आपके साथ में होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मुझे बताना पड़ेगा कि आप इनको भी ध्यान में रखना, नोट्स के अलावा इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना। बहुत ज्यादा एक्चुअली अब जो पार्ट आएगा इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा मेमोरी बेस्ड है। इस किताब में 12th वाली में यही समस्या है कि बहुत ज्यादा मेमोराइज करने के लिए चीजें हैं। चलो, तो अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि जीन में किस तरह से क्या रेगुलेट करना है, उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो ये जो है सपोज करो एक इंडिविजुअल, इसकी एक सेल, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर आपको जीन देखने को मिलता है। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन प्रेजेंट है, और ये जो जीन प्रेजेंट है, जीन एक्सप्रेस करती है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करती है अपने आप? प्रोटीन फॉर्म में सर। ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और ये जो प्रोटीन है ये परफॉर्म करती है फंक्शन, ये फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ये प्रोटीन किस तरह का परफॉर्म करेगा, कितनी एफिशिएंसी में परफॉर्म करेगा फंक्शन, ठीक है, वो कौन रेगुलेट कर रहा है? बेसिकली जीन। ये बोल सकते हो कि जीन कितना एक्सप्रेस करेगी, उसको रेगुलेट करने के लिए इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस। जीन सपोज कर लो मैं बोलूं कि एक जीन है, ठीक है, इससे सपोज कर लो एक्स प्रोटीन बन रही है। अब एक्स के 100 मॉलिक्यूल बनेंगे या एक्स के 500 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है इफिशिएंट रेगुलेशन पे, या बोल सकते हो रिक्वायरमेंट पे। और अगर रिक्वायरमेंट वेरिएबल है, दैट मींस कि देयर इज जो है सम मशीनरी व्हिच रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई मशीनरी है जो बेसिकली जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहा है, कितना एक्सप्रेस करेगा।
या हर समय एक्सप्रेस करना है, कंस्टिट्यूट एक्सप्रेशन है, लगातार एक्सप्रेशन करना है, या एक पर्टिकुलर फेज में एक्सप्रेस करना है, एक पर्टिकुलर फेज में एक्सप्रेस करना है। तो बेसिकली ये सारी चीजें कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेस करना है कि पर्टिकुलर पेज पे एक्सप्रेस करना है, कितना एक्सप्रेस करना है, किस एनवायरमेंट में एक्सप्रेस करना है, वो बेसिकली रेगुलेशन डिसाइड करेगा, उस इस जीन का रेगुलेशन डिसाइड करेगा। तो ये बेसिकली जो जीन का रेगुलेशन है, रेगुलेशन वो आपको 3 लेवल्स पे मिलेगा, ठीक है। एक है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मतलब जीन रेगुलेशन डिपेंड्स ऑन, बेसिकली लिखना चाहिए डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल। एक मिनट, मुझे थोड़ा से पॉइंट मिसिंग है मेरे दिमाग में। हाँ ठीक है, फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एंड एनवायरमेंटल, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करे एनवायरमेंटल, ठीक है। कि जीन का जो एक्सप्रेशन रेगुलेशन है वो फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिकल लेवल और एनवायरमेंटल तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करे, ठीक है। तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक बात तो मैंने आपको ये बता दी, अब दूसरी बात आप देखो, इरेज करूं इसको? यस सर। दूसरी बात आप यहाँ पे ये देखो कि ये जो रेगुलेशन है जीन एक्सप्रेशन का, ठीक है, ये यूकैरियोट्स में कई लेवल पे होता है, यूकैरियोट्स में कई लेवल पे होता है, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही लेवल पे है, ठीक है। ये जो रेगुलेशन है जीन एक्सप्रेशन का, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स अक्कर एट पहला ट्रांसक्रिप्शन लेवल, मतलब ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन लेवल। दूसरा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपको याद होगा क्या हुआ था, प्रोसेसिंग हुई थी, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग। तीसरा लेवल ट्रांसपोर्टेशन, वो भी आपको मैंने दिखाया हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैच्योर आरएनए, ट्रांसपोर्टेशन पे भी हो सकता है। और चौथा है इसका एट ट्रांसलेशन, और भी बहुत सारे हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशन भी लिख सकते हो आप। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जहां पे यूकैरियोट्स का रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन किया जा सकता है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स है ये अक्सर मेनली एट ट्रांसक्रिप्शन, ये सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन में। एक बात तो आपको ये समझना, इसका रेगुलेशन आपको ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होगा, और आपके सिलेबस में यूकैरियोट्स के बारे में बात नहीं है, आपके सिलेबस में बात है प्रोकैरियोट्स के बारे में, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के बारे में आपके सिलेबस में बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज यहीं पे अगर लिखना चाहूँ, जैसे आगे तो बताऊंगा ही, फिर भी यहीं पे जो ये प्रोकैरियोट्स है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन लेवल की बात कर रहा हूं वो बेसिकली है, इसका जो रेट है बेसिकली रेट ऑफ रेगुलेशन डिपेंड्स ऑन इनिशिएशन
initiation of transcription, initiation of transcription. ठीक है, initiation of transcription. Actually this is the predetermined site. ठीक है, this is the predetermined. चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है रेगुलेटरी पूरी यूनिट जिसको ओपेरॉन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओपेरॉन। उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। ट्रांसक्रिप्शन आप प्रोकैरियोट्स में ही रहिएगा, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन पे कॉन्सेंट्रेट, ट्रांसक्रिप्शन पे कॉन्सेंट्रेट। ये 3 प्राइम था, अभी हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ। दैट मींस कि मैं ये क्या बता रहा हूँ यहाँ, डीएनए। ठीक है, अब वहां पे आपने एक स्ट्रक्चर देखा था, क्या स्ट्रक्चर देखा था वहां पे? सर प्रोमोटर स्ट्रक्चरल जीन के टर्म प्रमोटर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे दिखा था टर्मिनेटर, और इसके बीच का जो पार्ट है वो क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। ओके, अब इनके प्रमोटर के अलावा 5 अपस्ट्रीम रीजन में कुछ और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, other regulatory sequences which influence the binding of RNA polymerase in promoter, RNA polymerase, या इतना ही लिखो, RNA polymerase। ठीक है, विद प्रमोटर डीएनए या विद प्रमोटर। ठीक है, मतलब प्रमोटर के साथ में जो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग है, दैट बाइंडिंग विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सम अदर रेगुलेटरी सीक्वेंस, रेगुलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये इसके बाद आपको एक साइट होगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट के पहले अपस्ट्रीम में एक तो प्रमोटर प्रेजेंट है, इसके अलावा भी कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, अलावा भी कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट है जो बेसिकली बाइंडिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, आप इसको कॉपी कर लिए हो तो इरेज कर दूंगा। यस सर। अब ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है? पहले तो लिख दो कि ऑपरेटर इज द बाइंडिंग साइट, ऑफ रिप्रेसर।
रिप्रेसर की बाइंडिंग साइट, ठीक है। दूसरी पॉइंट लिख दो ऑपरेटर में कि ऑपरेटर जनरली प्रेजेंट आफ्टर प्रमोटर सीक्वेंस, आफ्टर प्रमोटर सीक्वेंस। यहां पे प्रमोटर सीक्वेंस के बाद प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जनरली इस तरह से मैं गलत बना रहा हूँ कि मैं इसको ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट बोल रहा हूँ, इस जगह पे यहाँ, ठीक है। जनरली कई बार क्या है कि आपको प्रमोटर के ऊपर भी मिल सकती है, यहाँ पे भी मिल सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो प्रमोटर के बाद ही, ठीक है, प्रमोटर के बाद ही होगी। और इसकी किसकी बाइंडिंग साइट है? रिप्रेसर की बाइंडिंग साइट, ठीक है। दिस इज द बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर। बात समझ में आ रही है? यस सर। सर। ओके, अब आते हैं ओपेरॉन पे। ओपेरॉन के रिस्पेक्ट में इस चीज को समझाना है अभी मुझे, तो जरा से मैं ओपेरॉन बताऊं। एक्चुअली आप ये बोल सकते हो कि ओपेरॉन एक पूरी यूनिट है जिसके अंदर, मतलब जैसे मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बताई थी, वो एक टाइप की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ठीक है, जिसमें सारी चीजें प्रेजेंट हो। मैनेज करो इसको, यस सर। इसी के कंटिन्यूएशन में रहना। मैं बता रहा हूं कि ओपेरॉन, ठीक है। ओपेरॉन का स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये हमारा है स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट, ठीक है। और ये जनरली ओपेरॉन हम वहां पे बोलते हैं जहाँ पे पॉलीसिस्ट्रॉनिक केस होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन में पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब कई सारे सिस्ट्रॉन प्रेजेंट है, मोर देन वन सिस्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर मैं ओपेरॉन में लैक ओपेरॉन का पिक्चर यहाँ पे बना के दिखा दूं, हालांकि आगे बताना भी मुझे इसके बारे में, पढ़ाना भी है, तो लैक ओपेरॉन में आप देखो क्या क्या डायरेक्शन है। ये काइंड ऑफ, ठीक है। यहां पे प्रेजेंट है इसका स्ट्रक्चरल जीन्स, इसको जेड बोल रहे हैं, इसको वाई बोल रहे हैं, इसको ए बोल रहे हैं। यहां पे प्रेजेंट है उसका प्रमोटर। ये सीक्वेंस मान के चलो कि ये पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या है? प्रमोटर है। और इन केस ऑफ लैक ओपेरॉन जो ऑपरेटर है वो प्रमोटर के बीच में, ऑपरेटर बच्चे कहां पे प्रेजेंट है? प्रमोटर के बीच में, जबकि जनरली कहां पे होता? आफ्टर प्रमोटर, ठीक है। इसके पहले आपसे, इसके पहले एक जीन प्रेजेंट है यहाँ, इसके पहले एक जीन प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं? आई जीन। कौन सी जीन है ये? आई जीन। और आई जीन कोड फॉर इनहिबिटर नॉट इंड्यूसर, किसको कोड कर रहा है? इनहिबिटर। एंड दैट इनहिबिटर इज नोन एज रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बोल रहे हैं इसको? रिप्रेसर प्रोटीन। इसको क्या बोल रहे हैं? जो आई जीन है कोड फॉर इनहिबिटर रिप्रेशन, ठीक है। ये चूंकि एक प्रोटीन बना रही है, दैट मींस इसके पहले इसका क्या प्रेजेंट हो? प्रमोटर। इसका भी तो प्रमोटर प्रेजेंट होगा, जिसको मैंने पीआई से लिख दिया, प्रमोटर फॉर इनहिबिटर जीन या प्रमोटर फॉर आई जीन। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो जो मैं अदर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस की बात कर रहा हूं, तो एक तो आपने ऑपरेटर देख ली, दूसरी आई जीन देख लिया, ठीक है। तो दो प्रोमोटर रीजन होगा क्या बच्चे? सर? प्रोमोटर रीजन दो होगा राइट? तो प्रमोटर तो एक ही लिखा है ना, इस जीन का प्रमोटर तो बच्चे लिखा हुआ है यहाँ, हाँ सर, यही बोल रहा हूँ। ठीक है। अब ये जो पीआई है ये इनहिबिटर है। एक चीज मैं क्या बोलने जा रहा था, गड़बड़ हो गया।
हाँ, मैं बोल रहा था कि आपको जो मैं अदर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस की बात कर रहा था, एक ऑपरेटर है, एक आपका ये आई जीन है, ये इसका प्रमोटर है, ठीक है, रिप्रेसर, ये सारी चीजें हैं जो अदर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस पे आते हैं, और वो बाइंडिंग को इन्फ्लुएंस कर, बाइंडिंग को, किसकी बाइंडिंग को, प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को, ये स्ट्रक्चरल जीन है। और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर है, उसके बाद क्या है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। का जो पूरा का पूरा इस तरह का पूरा जो डीएनए सीक्वेंस होगा, जिसमें उसके रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हो, सब कुछ हो, उसको आप क्या बोलोगे, ओपेरॉन। क्या बोलोगे, ओपेरॉन। ठीक है, तो ओपेरॉन बेसिकली आपके जो ओपेरॉन है, मतलब जो पूरा रेगुलेटरी रीजन्स को एसोसिएटेड करते हुए ट्रांसलेशन, ये बेसिकली आप ये बोल सकते हो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ठीक है, जिसके साथ कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी एसोसिएटेड। तो ओपेरॉन आपके मोनोसिस्टोनिक भी हो सकते हैं एंड पॉलीसिस्टोनिक भी हो सकते हैं। और ये जो पॉलीसिस्टोनिक का एग्जांपल है, ये कैसा है, पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है, ये पॉलीसिस्टोनिक। एक और चीज देखो आप कि जो रेगुलेशन है, ओपेरॉन का रेगुलेशन, बात समझ में आ रहा है, या इस तरह से बोल सकते हैं, इसको आप कॉपी कर लो, फिर मैं इसको कॉपी करो। इरेज कर दूं? यस सर। अब यहाँ पे एक चीज लिखता हूं। जनरली मैंने आपको बोला कि जो ओपेरॉन है जनरली वो पॉलीसिस्टोनिक के केस में, मतलब जनरली जब हम टर्म, वैसे आप मोनोसिस्टोनिक के लिए भी बोल सकते हो, आप मोनोसिस्टोनिक के लिए भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट जो जनरली आपको पॉलीसिस्टोनिक के लिए देखने को मिली, ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक के, या आप ये बोल सकते हो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स आपको ओपेरॉन टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि यूकैरियोट्स में ज्यादातर वो मोनोसिस्टोनिक ही होते हैं। यूकैरियोट्स के केस में ज्यादातर वो मोनोसिस्टोनिक ही होते हैं, वहां पे ओपेरॉन टर्म यूज नहीं करते, ओपेरॉन टर्म यूज नहीं करते। कहाँ पे यूकैरियोट्स, ये जो टर्म्स हैं ये कहाँ पे यूज करते हैं, इन प्रोकैरियोट्स। एक बात प्रोकैरियोट्स में टर्म यूज होता है ओपेरॉन, और वो भी पर बच्चे आप कंफ्यूज ना हो तो उसको ऐसा करो, जो मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक लिखा है ना उसको काट दो, उसको काट दो, कंफ्यूज करेगा वो, ठीक है, थोड़ा सा आप जाओगे तो कंफ्यूज करेगा, आप थोड़ा सा जितना आप एनसीईआरटी को कि ये जो है ओपेरॉन टर्म यूज फॉर प्रोकैरियोट्स, ठीक है, फॉर, या इस तरह से लिख सकते हो, फॉर दोज DNA sequences which have common regulatory regions, common regulatory regions, ठीक है, कॉमन रेगुलेटरी, मतलब जैसे आपने यहाँ पे इस तरह से किया, इस तरह से कि यहाँ पे आपके एक जेड जीन थी, एक वाई जीन थी, एक ए जीन थी, एक टर्मिनेटर सीक्वेंस है, यहाँ पे आपका प्रमोटर है, इस बीच में आपका ऑपरेटर है, इस बीच में आई जीन, ठीक है, तो कॉमन रेगुलेटरी सीक्वेंसेस है जो 3 पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं, ठीक है, तो फॉर सच एन अरेंजमेंट द टर्म ओपेरॉन इज यूज्ड, ठीक है, इस तरह के अरेंजमेंट को क्या, कौन सा टर्म यूज करते हैं, ओपेरॉन्स, ठीक है, और जनरली ये टर्म आपको कहां पे यूज करते हैं, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, फॉर द डीएनए सीक्वेंस व्हिच हैव कॉमन रेगुलेटरी रीजंस, ठीक है, एंड कोड फॉर
इस तरह से लिख सकते हैं कोड फॉर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। मैं पॉलीपेप्टाइड को पी से डिनोट करूंगा, पॉली। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। एक मिनट रुकना बच्चे, मुझे एक चीज, जस्ट एक मिनट रुकना। मतलब कि जो ओपेरॉन है कैन बी रेगुलेटेड बोथ बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है। पॉजिटिव रेगुलेशन भी हो सकता है और नेगेटिव रेगुलेशन भी हो सकता है, एज वेल एज जो रेगुलेटरी प्रोटीन, एक्चुअली ये रेगुलेटरी प्रोटीन पे डिपेंड करता है। ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, जैसे आई प्रोटीन, जैसे आई, ठीक है, कैन, यही स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आप इसी को लिख दो। कैन एक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों एक्ट कर सकती है, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, पूरा डिस्कस करना है लाइकोपेरॉन को। चले आगे? Yes, sir. यस सर। तो आगे देखते हैं हम लाइकोपेरॉन। लाइकोपेरॉन इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय एक जेनेसिस्ट थे, जेनेसिस्ट, क्या नाम था? जैकब, एंड एक बायोकेमिस्ट, मोनैड, या मोनैड नहीं, मोनोड। जैकब एंड मोनोड थे दो साइंटिस्ट जिन्होंने लाइकोपेरॉन को क्या किया था, डिस्कवर किया था। या आप ये इस तरह से भी बोल सकते हो कि इन्होंने फर्स्ट टाइम कोई ओपेरॉन जैसा रेगुलेशन डिस्कवर किया था, ठीक है। लिख दो यहाँ पे, देवर फर्स्ट डिस्कवर transcriptionally regulated system
ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम को सबसे पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता किसने डिस्कवर किया, तो बेसिकली एक जेनेसिस्ट थे जिनका नाम था जैकब, फ्रांसिस जैकब, और दूसरे थे मोनोट। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली मैंने बता ही दिया है आपको कि ओपेरॉन क्या है, ठीक है। ओपेरॉन क्या है मैंने बता दिया कि अगर कॉमन रेगुलेशन हो, ठीक है, एक पॉलीसिस्टोनिक जो रीजन है, एक पॉलीसिस्टोनिक जीन है, ठीक है, वो अगर कॉमनली रेगुलेटेड है जो है एलिमेंट से, तो उस तरह के अरेंजमेंट को आप ओपेरॉन बोलते हो, ठीक है। और ओपेरॉन की भी डिस्कवरी का पहला क्रेडिट जैकब एंड मोनेट को जाता है, ठीक है, जैकब एंड मोनेट को जाता है। बहुत सारे ओपेरॉन्स हैं आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं, अगर ओपेरॉन का जहां पे ओपेरॉन लिखा है उसमें नाम लिखा हो तो देख लो, एग्जाम्पल लिखने हो तो देख लो। एक तो आपके सामने है, दूसरा है जैसे अराबिनोज ओपेरॉन, दूसरा एक और है जैसे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, जैसे वैलिन ओपेरॉन, बहुत सारे हैं, आप एनसीईआरटी में देखना, बहुत सारे लिखे हुए हैं ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, ठीक है, ल्यूसीन ओपेरॉन, बहुत सारे टाइप के ओपेरॉन है, बैक्टीरियल सिस्टम में पाए जाते हैं, कॉमनली रेगुलेटेड है जहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक जीन्स अगर कॉमनली रेगुलेटेड है, दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जीन बाय द सिंगल रेगुलेटरी एलिमेंट इज नोन एज ओपेरॉन। और आपके यहाँ जो पढ़ना है, जिसका डिटेल में डिस्कस करना है, वो है लाइकोपेरॉन। लाइकोपेरॉन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनेट, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम को डिस्कवर किया, ठीक है। तो लाइकोपेरॉन का ये पिक्चर देख रहा है, हालांकि पिक्चर पहले भी बना चुका हूँ। 3 प्राइम 5 प्राइम, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये आई जीन है, ये उसका प्रमोटर है आई जीन का। इसके बाद आपको एक और प्रमोटर देखने को मिलेगा जो स्ट्रक्चरल जीन का, ये आपका स्ट्रक्चरल जीन है जिसके अंदर 3 सेगमेंट है, ठीक है, एक जेड, दूसरा वाई, तीसरा एक कोड फॉर ट्रांसएसाइलेज, ये ट्रांसएसाइलेज को कोड कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये बेसिकली पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करता है। ये जो वाई है ये है परमिएज, ये हेल्प करता है परमिएज ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैक्टोज इनसाइड सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन लैक्टोज का ट्रांसपोर्ट करवा। दिस इज बीटा गैलेक्टोसाइड, ये बेसिकली क्या करती है, हाइड्रोलिटिक या हाइड्रोलिसिस करती है, हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज को ब्रेक डाउन करती है किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करता है। तो ये है बेसिकली बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसाइलेज। ये प्रमोटर है, प्रमोटर के बीच में ही चूंकि लाइकोपेरॉन का केस है तो वहां पे ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर इज द बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। एक्चुअली ये प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन, एंड दिस रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स विद ऑपरेटर। तो अगर ये ऑपरेटर के साथ बाइंड कर गया, नॉर्मल सिचुएशन में बता रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल कंडीशन,
ये ऑपरेटर ऑलवेज बाइंड रहता, सॉरी रिप्रेसर बाइंड कर जाता है ऑपरेटर के साथ। तो ऑपरेटर के साथ में अगर ये बाइंड कर गया तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, और अगर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगी तो इनके लिए मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस नहीं है, ठीक है, नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो रिप्रेसर है ये किस तरह काम कर रहा है, ये निगेटिव रेगुलेशन दे रहा है, ये निगेटिव रेगुलेशन। दूसरा एक और चीज है कि इसका जो एक्सप्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, मतलब कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन है, लगातार एक्सप्रेस करता है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो इस ओपेरॉन का जो वो है, मतलब ये आप बोल सकते हो कि इस ओपेरॉन का प्रोग्रेशन है वो बंद रहता है, वो नहीं है नॉर्मल कंडीशन में, ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर विद द ऑपरेटर, ठीक है, नो मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आपका ये बंद रहेगा। तो मैं नीचे वाला इरेज करूंगा, मुझे तो इसको स्ट्रक्चर दिखाना था, इसलिए सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब आप लोग जो है एक नया पिक्चर बनाओगे ऊपर वाले पार्ट के लिए, ये जो पार्ट है इसका नया पिक्चर बनाओ आप, मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिप्रेसर है इस पोजीशन को जाके ऑक्युपाई करना, ठीक है, और इस पोजीशन को ये अगर ऑक्युपाई कर लिया तो नो बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, नो बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, और विद किसके साथ, प्रमोटर के साथ। और अगर ये प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं करता तो ये जो बेसिकली मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस है वो नहीं हुई, नो एमआरएनए सिंथेसिस, नो एमआरएनए सिंथेसिस, कोई मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पे एक पॉइंट जरूर लिख दो, नॉर्मल कंडीशन है, एट नॉर्मल कंडीशन। एट नॉर्मल कंडीशन का मतलब ये हुआ, क्या हुआ मतलब वो समझिए। एट नॉर्मल कंडीशन का मतलब है व्हेन इंड्यूसर इज एब्सेंट, इंड्यूसर इज एब्सेंट, या आप ये बोल सकते हो कि अगर सपोज कर लो बैक्टीरिया ई कोलाई के अंदर पाया जाता है, ई कोलाई, सपोज मैंने यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडिया रख रखा, यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया रखा, यहाँ पे क्या रखा है, ई कोलाई बैक्टीरिया। इसको जब तक ग्लूकोज मिलता रहे, इसके न्यूट्रिएंट मीडिया में जब तक ग्लूकोज रहेगा तब तक ये सिस्टम क्या नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा। जब यहाँ पे ग्लूकोज एब्सेंट हो जाएगी और आप यहाँ पे लैक्टोज दोगे तो लैक्टोज को एज सच एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसको पहले तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए ये वाला एंजाइम चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये वाला एंजाइम चाहिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए चाहिए। तो बेसिकली ये सब एंजाइम तभी बनेंगे जब यहाँ से रिप्रेसर हटेगा, यहाँ से रिप्रेसर हटेगा, और इस रिप्रेसर को हटाने के लिए चाहिए होता है लैक्टोज का एक एनालॉग है एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज, लैक्टोज का एनालॉग में गलत बोल रहा हूँ, लैक्टोज का आइसोमर है, ठीक है, आइसोमर है, वो जाके इसके साथ इंटरेक्ट करता है, इसके साथ बाइंड कर जाता है, या यहाँ पे इसके साथ बाइंड कर जाएगा। इसके साथ अगर वो बाइंड कर गया तो ये इनएक्टिव हो जाएगा और ये ऑपरेटर को छोड़ देगा, तब जाके आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ बाइंड करेगी, मैसेंजर आरएनए के साथ। नहीं सर। तो ये कंडीशन है इंड्यूसर इज एब्सेंट। अब देखो आप एक और नया पिक्चर बनाओ, अब आप एक और नया पिक्चर बनाओ और वहां पे लिख दो, वहां पे लिख दो आप कि इंड्यूसर बेसिकली व्हेन इंड्यूसर इज प्रेजेंट, व्हेन इंड्यूसर इज प्रेजेंट, इंड्यूसर क्या है, एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज का आइसोमर है एलोलैक्टोज। तो जैसे ही एलोलैक्टोज है, सपोज कर लो ये एलोलैक्टोज हमने डाल, ठीक है, ये एलोलैक्टोज डाल, ये एलोलैक्टोज क्या करेगा, इसके साथ अपना एक्शन करेगा, ठीक है, ये दोनों एक्शन करेंगे और ये जो है इस तरह से ये क्या कर जाएंगे,
बाइंड कर जाएंगे एक दूसरे के साथ, इंटरेक्ट करके बाइंड कर जाएंगे, और यहाँ से ये छूट जाए, यहाँ से ये हट जाए, यहाँ से ये हट जाएगा। अब जो है क्योंकि इसकी बाइंडिंग हो गई है, ये हट गया, यहाँ पे आएगा पॉलीमरेज, यहाँ पे आएगा आरएनए पॉलीमरेज, और जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से ये तीनों प्रोटीन्स बनेंगे, और ये अपना अपना फंक्शन प्रोग्राम करेंगे। तो बेसिकली ये जो आई जीन है, इस आई जीन का रेगुलेशन कैसा है, आई जीन कैसे रेगुलेट कर रही है, निगेटिवली रेगुलेट कर रही है, निगेटिवली, ये निगेटिव रेगुलेशन। आई जीन किस तरह से रेगुलेशन दे रही है, निगेटिव रेगुलेशन दे रही है। जो लैकोपेरॉन है, लैकोपेरॉन में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के रेगुलेशन पाए जाते हैं। निगेटिव तो आपने देख लिया, पॉजिटिव रेगुलेशन भी पाया जाता है, तो मैं इतना ही बताऊंगा, ठीक है। पॉजिटिव रेगुलेशन भी पाया जाता है, क्योंकि इतना ही एनसीईआरटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि लैकोपेरॉन आल्सो regulated by leucoperon also regulated positively भी रेगुलेट करता है, पॉजिटिवली भी रेगुलेट करता है। बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेगुलेशन ऑफ द लैक्टोपेरॉन बाय आईजी, वो कैसा रेगुलेशन हो जाएगा, निगेटिव रेगुलेशन। वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव रेगुलेशन। तो बच्चे ये स्टोरी है आपके लाइकोपेरॉन की। मेरी तरफ से रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन भी फिनिश है। अब हम चलेंगे, 2 टॉपिक हमारे रह गए हैं। कितना टाइम हुआ मुझे पढ़ाते हुए अभी? 2:22। थोड़ी देर और पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे काफी टाइम हो गया, 1.5 घंटे से ज्यादा हो रहा है शायद ना। यस सर। तो अभी हमारे इस चैप्टर में 2 टॉपिक पढ़े हैं। एक HGP है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और दूसरा है आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग। बच्चे ये हम नेक्स्ट लेक्चर पे कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे कर लेंगे हम ये। सर सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए ना। सैटरडे बच्चे मेरी क्लास, अगर तो यही तो है ना कि मेरा तो एक्स्ट्रा पीरियड, मतलब एक रिवीजन क्लास लगी हुई है। अगर तो आप कन्विंस करो उनको, बात करो उनसे, मैनेजमेंट से, तो अगर वो कर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ये हाफ एन आवर्स के या 45 मिनट का है बच्चे ये, और इसके बाद अगर हुआ तो हम बायोटेक्नोलॉजी पे चले जाएंगे, जितना जल्दी खत्म हो जाए। वैसे तो अभी तक आपके एग्जाम की डेट आई क्या? नहीं सर, एग्जाम का डेट नहीं आया अभी? नहीं, एग्जाम का डेट तो आ नहीं गया सर, है, 1 अगस्त तो है। फॉर्म नहीं आया है। हाँ सर। क्या आया है? नहीं सर, फॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा शिफ्ट भी होगा, बट मैं टाइम से जितना है मैं चाहता हूँ कि किसी टाइम पे खत्म हो जाए। मेरा 1-2 लेक्चर का थोड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि कुछ दिक्कतें हैं मेरे साथ में। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको, अगर तो सैटरडे को क्लास में एक्स्ट्रा मिल जाता है तो मैं पूरा ये खत्म कर दूंगा। और मैं बायोटेक्नोलॉजी नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा कि मैं रिप्रोडक्शन का जितना पार्ट पढ़ता है वो खत्म करूंगा। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके दिमाग से रिमूव हो जाएगा, और मेरे दिमाग से भी। क्योंकि रियलिटी क्या है कि जो मैंने अब तक पढ़ा दिया, ये बड़ी बड़ी यूनिट, ये मेजर है। अब इसके बाद ये जो बाकी का पार्ट बचेगा वो बहुत तेजी से निकल जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में भी बेसिक तो एक ही चैप्टर है, दूसरा चैप्टर तो बेसिकली उसका एप्लीकेशन है, उसमें बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं करनी है, कुछ कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करनी है मुझे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार बात करके देखना कि अगर वो बायो का भी लगा देते हैं तो शायद मेरी रिवीजन क्लास है वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं मुझे नहीं पता उसका।
ठीक है, तो आज के लिए बस बचे इतना। Thank Okay, you, sir. sir. Thank you. Okay.